अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बनाने का मेरा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि स्वीडन का स्टूडेंट वीज़ा आप कैसे लेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मैंने खुद स्वीडन का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ है और विदाउट इंटरव्यू ग्रांट हुआ है। और मैंने खुद अप्लाई किया था, मैंने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं था किया। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। स्वीडन में वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो सबसे पहले उस चीज़ को आप नोट करें। अगर आपने एफएससी की हुई है, एफए किया हुआ है या आईकॉम किया हुआ है, या आपने बीए किया हुआ है या एमए किया हुआ है या बीएस 4 साल किया हुआ है, तो सबसे जो अहम और ज़रूरी चीज़ है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्रीज, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका रिज़ल्ट कार्ड। अगर आपने एफए वगैरह किया हुआ है, इंटर किया है, एफएससी किया है, आईकॉम किया है, वो आपने क्या करना है, आपके जो रिज़ल्ट कार्ड है और डिग्री है उसको आपने अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाना है, अटेस्ट करवाना है। उसके बाद बोर्ड से अटेस्टेशन करवाने के बाद IBCC का एक इदारा है, उसके बाद आपने एफए और आईकॉम एफए जो भी किया हुआ है उसकी डिग्रीज वहाँ से टेस्ट करवानी है। ये सिर्फ एफए वाली वहाँ पे टेस्ट होती हैं, बीए बीएससी या एमएससी ऐसी टेस्ट होगा। एफए की डिग्री से टेस्ट करवाने के बाद आपने क्या करना है, जो अगर आपने बीए किया हुआ है और फिर 2 साल एमए किया हुआ है या बीएससी 2 साल की हुई है या उसके बाद 2 साल एमएससी की हुई है, तो आपने क्या करना है, आपकी जो भी ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट कार्ड होगा या डिग्री होगी वो आपने क्या करना है, HEC को भिजवाना है। कोरियर के थ्रू वो आप भिजवा दीजिएगा। HEC से अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे आपके, वो फिर आपके कोरियर के थ्रू वापस आ जाएंगे। ये हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, ये अटेस्टेशन आपको लाजमी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होंगे तो आप एप्लीकेशन ही नहीं स्वीडन में दे सकते, आपको वो रिजेक्ट कर देंगे एडमिशन प्रोसेस में। और स्वीडन का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो लेने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तकरीबन 6-7 मंथ लग जाते हैं। वो स्लोली काम करते हैं आराम से एक सीक्वेंस के साथ। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटेस्टेड करवाने हैं। सेकंड स्टेप जो है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें आइट्स रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो उसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। आइट्स उन लोगों को रिक्वायर्ड है, ऑलमोस्ट सबको रिक्वायर्ड है, सिर्फ एक्सेप्शन कुछ लोगों को है, वो आगे जा चल के मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने एफए किया है, आईकॉम किया है, जो भी है, इंटर किया हुआ है आपने, तो आपके लिए मस्ट होगा आइट्स 6.5 बैंड्स आपको मस्ट चाहिए, उसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। जो एफए वाले हैं या इंटर वाले हैं उनका एडमिशन होगा बैचलर्स में, बैचलर्स होता है वहाँ पे 4 साल। तो उसके जो इंटर वाले हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हों, उसके बाद आपका आइट्स का सर्टिफिकेट हो, बस आपको ये, और उसके बाद आपका जो है पासपोर्ट वो वैलिड होना चाहिए। न्यू बनवाएं जो भी करें वो आपका पास, ये 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या क्या मैंने बताई हैं, एक पासपोर्ट बताया, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, और एक चीज़ मैंने आपको बताई है बैंक, वो क्या कहते हैं उसको, आइट्स। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि इसका प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इसी तरह फिर चलते हैं मास्टर्स के लिए। अगर आपने 2 साल बीए किया हुआ है या 2 साल एमए किया हुआ है या 2 साल बीएससी की है या 2 साल एमएससी की है या 4 साल बीएस किया हुआ है, तो फिर अगर आपकी फील्ड कंप्यूटर साइंस में है और आईटी में है तो फिर आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करें, आपकी जो भी लास्ट यूनिवर्सिटी है ना वहाँ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लें, तो वो आप साथ अटैच कर दीजिएगा, वो भी चल जाएगा। मैंने वही किया था, मैंने आइट्स नहीं किया हुआ और मेरा विदाउट आइट्स ही एडमिशन हुआ है। डॉक्यूमेंट्स का आपको पता लग गया, क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स वो भी मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्वीडन में अप्लाई करने के लिए एक उनकी वेबसाइट है universityadmissions.se, उसको मैं कमेंट्स में मेंशन भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। इसी वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में।
उसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आप universityadmissions.sc की वेबसाइट ओपन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन ओपन कब होते हैं। साल में 2 बार इनके एडमिशन ओपन होते हैं। एक होती है अक्टूबर इनटेक, एक होती है जून इनटेक। जो अक्टूबर इनटेक होती है उसमें मैक्सिमम कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं, ज़्यादा यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑफर करती हैं। और जो होती है ना जून की इनटेक जो अभी तकरीबन चल रही है, उसमें कुछ कोर्सेज जस्ट होते हैं, बिल्कुल मतलब लिमिटेड सा काम होता है। तो मैंने अक्टूबर इनटेक में अप्लाई किया था। तो ये तो आपको पता लग गया एडमिशन कब ओपन होते हैं। वहाँ पे की डेट्स वगैरह लिखी होंगे कि कब आपका एडमिशन ओपन होने है, कब आपका रिजल्ट अनाउंस होना है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले इनका प्रोसेस होता है एप्लीकेशन पीरियड का। universityadmissions.sc पे आपने क्या करना है, आपने साइन अप करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करना एक सिंपल सी बात है, वो कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर किसी भाई को मुश्किल नज़र आए तो मुझसे पूछ सकता है, कॉन्टैक्ट कर ले, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। आफ्टर साइन अप आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने कोर्सेज को सर्च करना है। अगर आपका FA है तो आपका एडमिशन बैचलर में होगा, इंटर है तो। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान में, लाइक BS किया हुआ है, तो फिर आपका वहाँ पे एडमिशन होगा मास्टर्स में। उनकी जो मास्टर डिग्री है वो 16 साल के बाद स्टार्ट होती है, जैसे हमारा MPhil है उनका मास्टर्स है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। आपने वहाँ और एक चीज़ का ख्याल रखना है, स्वीडन कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आपकी पिछली डिग्री सपोज कंप्यूटर में है, ठीक है, या आपने पीछे पहले पढ़ा हुआ है, BCom किया हुआ है, मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, और मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि जी मैंने मार्केटिंग कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है, तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर देगी, कहानी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। आपने ये चीज़ श्योर रखनी है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके जो प्रीवियस एजुकेशन है उसके मुताबिक हो, कोर्स कंटेंट मैच करने चाहिए। ये नहीं है कि पहले आपने कुछ पढ़ा हुआ है और अब आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कोर्स सिलेक्शन आपने बहुत ही सोच समझ के करनी है। जब आप सर्च करेंगे वहाँ पे वो सारा लिखा आ जाएगा, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स, कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स को आपने बहुत तरीके से जज करना है, देखना है। और अप्लाई करने का मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बैचलर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आप 8 डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। आपको मतलब वो ऑप्शन देंगे कि एक साथ आपने 8 जगह पे अप्लाई करना है। वो ऐसा है कि मतलब जैसे आपकी फील्ड है कंप्यूटर साइंस, सपोज आप लिखे हैं तो जी सर्च बॉक्स में लिखते हैं कंप्यूटर साइंस, वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ना वो शो होना शुरू हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पे आपने ना वो यूनिवर्सिटीज़ के नेम में आ जाएंगे, साथ वो लिखा आ जाएगा डिटेल। आपने वहाँ पे ऑप्शंस को सिलेक्ट करते जाना है। 8 ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका बेसिक मकसद क्या होता है कि अगर आपका टॉप प्रायोरिटी पे एडमिशन नहीं होता तो आप दूसरी वाली पे आ जाएं, दूसरी वाली पे एडमिशन नहीं होता तो आप तीसरी वाली पे आ जाएं, तीसरी पे आपका वो एडमिशन नहीं देते तो वो चौथी वाली यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी। ये चीज़ है। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स के लिए आपको 4 जगह अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स आप सर्च बॉक्स में लिखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज आ सकते हैं, मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे आपने अपने कोर्सेज के हिसाब से, प्रीवियस एजुकेशन के हिसाब से 4 जगह सिलेक्ट कर लेनी है। और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कोशिश करें कि आप 2 साल डिग्री में अप्लाई करें, 120 क्रेडिट्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुन लें। कोशिश करें 120 क्रेडिट्स या इससे ज़्यादा के कोर्स में अप्लाई करें। मास्टर्स वाले 1 साल में अप्लाई ना करें, या 6 महीने वाला डिप्लोमे में अप्लाई ना करें। उसका जो ड्रॉबैक वो ये आता है कि आपको वहाँ पे जाके पर्सनल नंबर अलॉट नहीं होता। जिसकी डिग्री 2 साल होती है उसको वीज़ा मिलता है 1 साल का, और जिसका 1 साल का प्रोग्राम होता है उसको वो वीज़ा देते हैं 10 महीनों का। जिसको 1 साल का वीज़ा मिलता है उसको वहाँ पे जाके काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको पर्सनल नंबर मिल जाता है, उस पर्सनल नंबर के थ्रू वो वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री होती है, और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं।
और 1 साल जो तलीम है या 6 मंथ की है उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो एडमिशन है वो 120 क्रेडिट साल में हो, 2 साल में हो। या बैचलर है तो उनका ऑटोमेटिकली ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा में ही होगा। अच्छा, अप्लाई क्या करना है, जब आपने वो यूनिवर्सिटीज़ को वेबसाइट पे जाके सिलेक्ट कर लेना 8 जगह पे, वहाँ पे वो ना आपका माई पेज पे ना एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा, वो आपने स्टार्ट करना है। वहाँ पे वो आपसे पूछ लेगा जी अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वहाँ पे आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद जब वो अपलोड कर लेंगे आपको वो पूछेगा कि जी आपका पासपोर्ट, वो आपने पासपोर्ट की अपनी फ्रंट पिक लेके वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का, तो अगर आपको आइट्स की एक्सेम्पशन है तो फिर वहाँ पे आप कुछ भी अपलोड नहीं करेंगे, सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लगा देंगे। और अगर आपको आइट्स रिक्वायर्ड है तो फिर वहाँ पे आप आइट्स का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। उसके बाद इनकी ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इनकी ना एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी होती है, वो तकरीबन होती है 900 क्रोन्स स्वीडिश, वो तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं 16 या 17,000 रुपया बनता है। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है, ये वापस नहीं होती जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है। अभी सिर्फ आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यही एक ही सेंट्रल वेबसाइट है उनकी, यहाँ से ही अप्लाई करते हैं। यही प्रोसीजर है सिंपल। आप अगर एजेंट के पास जाएंगे तो वो भी यही करेगा, अगर आप खुद करेंगे तो तब भी यही होगा। ना एजेंट का कहीं पर रब्ता होता है और ना किसी और का होता है, ये आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। तो आप खुद अप्लाई करें, इसी वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप जब एप्लीकेशन फ़ी आप दे लेंगे उसके बाद ना प्रोसेसिंग आपकी मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में स्टार्ट हो जाएगी। उनकी एक डेडलाइन होती है, मेरे ख्याल से 16 अक्टूबर को एडमिशन ओपन होते हैं और 15 जनवरी को एडमिशन क्लोज होते हैं। 15 जनवरी के बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इस बार आए थे 9 अप्रैल को रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट है ना आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ है या नहीं हुआ, 4 जगह आपने मास्टर्स में अप्लाई किया, 8 जगह बैचलर में किया, तो किसी न किसी में हो जाता है। तो 9 अप्रैल को आपको वो ईमेल कर देंगे, सबके रिजल्ट एक साथ अनाउंस होंगे। वो ईमेल में आपके पास नोटिफिकेशन और सिलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएंगे, वो आपने लेके डाउनलोड कर लेना। अगर आपका एडमिशन 100% हो जाता है, अगर आप क्वालिफाई करें तो एडमिशन 100% यूनिवर्सिटी दे देती है आपको। उसके बाद जब आप कर लेंगे तो वहाँ पे आपको फिर नोटिफिकेशन और सिलेक्शन रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना होता है। यहाँ पे अप्लाई करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कुछ स्कॉलरशिप होती है जो एसआई स्कॉलरशिप होती है। एसआई स्कॉलरशिप जो है वो आपकी जितनी भी एजुकेशनल होती है वो सब को वो कवर करता है, और इनफैक्ट आपको कुछ वो स्वीडिश गवर्नमेंट कुछ देती भी है। तो लास्ट ईयर सिर्फ काफ़ी मतलब इस साल काफ़ी लोगों ने स्कॉलरशिप हासिल किया। एक होती है यूनिवर्सिटी इंटरनल स्कॉलरशिप, वो कुछ स्टूडेंट्स को मिलती है, और ये है स्कॉलरशिप का। उसके बाद जब आप जिस यूनिवर्सिटी में टॉप प्रायोरिटी वाली जो भी यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पे आपका एडमिशन होगा। आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। प्रायोरिटीज़ आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करनी है, वो ऑटोमेटिकली आपको एडमिशन दे देंगे जिस यूनिवर्सिटी में भी आपका हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे आपकी वो जो भी नोटिफिकेशन और सिलेक्शन रिजल्ट आएगा आपको ईमेल में आ जाएगा कि आपकी इतनी फ़ीस है, वो आप पे करें। वो आपको एक डेडलाइन दे देंगे, 1 महीना टाइम है आपके पास, 1.5 महीना या 2 महीना है। वो फ़ी पे करने का तरीकाकार ये है कि आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे बैंक में, अपने अकाउंट से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप फ़ी भिजवाएंगे अपने रेफरेंस नंबर के साथ। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो बड़ा सिंपल है। जब आप फ़ी पे कर देंगे आपने फिर करना है वीज़ा फ़ाइल। अब फ़ी के लिहाज से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि फ़ी अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फ़ी क्या वापस हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। आप जिस अकाउंट से फ़ी भेजेंगे उसी अकाउंट में आपका रिफ़ंड हो जाएगा, फ़ी आप की रिफ़ंड हो जाएगी। फ़ी का इशू नहीं है, आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी आपके अकाउंट में। तो उसके बाद वीज़ा फ़ाइल करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये तो पहला प्रोसीजर तो हो गया आपका एडमिशन का। अब आपने वीज़ा फ़ाइल करना है, नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन रिजल्ट एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको ईमेल के थ्रू आ जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो ऑलरेडी आपके पास होंगे। थर्ड चीज़ आपको चाहिए पासपोर्ट, वो ऑलरेडी आपके पास है। उसके बाद आपको चाहिए, अगर आपका कोई जॉब या एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेटर बनवा लें या एक्सपीरियंस लेटर बनवा लें, वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। तो एक जो सिंगल एप्लीकेंट है उसकी तकरीबन 22 से 23 लाख बनती है, तकरीबन 85-68 क्राउन्स पर पर्सन। तो वो तकरीबन सिंगल एप्लीकेंट का 22 से 23 लाख रुपया बनता है। तो बैंक स्टेटमेंट आप अपने नाम से बनवाएंगे, जो स्टूडेंट होगा, फादर की भी नहीं चलेगी, ना भाई की चलेगी, ना जॉइंट अकाउंट की चलेगी। आपके अपने नाम पे अकाउंट होना चाहिए, आपकी अपनी स्टेटमेंट लगेगी। और इसमें यह नहीं है कि 6 महीने पुराना आपका अकाउंट हो। मेरा अब 1 दिन पुराना अकाउंट था, मैंने 1 दिन पुराना अकाउंट शो किया था, एक ही ट्रांजैक्शन की थी और फ्रेश स्टेटमेंट मैंने निकलवा के लगाई थी। स्वीडन में ये चीज़ नहीं है, तो 1 दिन पुरानी स्टेटमेंट भी आपकी चल जाएगी बैंक की। उसके बाद ये आपको डॉक्यूमेंट सिर्फ वीज़ा फाइल करते वक्त चाहिए। और फिर आपने वीज़ा अप्लाई कर देना। उसकी एक अलग फ़ीस होगी, एम्बेसी फ़ीस जिसको कहते हैं, वो 1500 SEK है तकरीबन। उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो तकरीबन मेरे ख्याल से बनता है 22-23 हज़ार रुपया बनता है। ये भी रिफंडेबल नहीं होता। तो इसी तरह आपने अप्लाई कर देना है, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। स्वीडन की जो वीज़ा रेशियो है वो तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ से सबसे बेस्ट है। अगर आप स्टूडेंट जेन्युइन हैं तो नो डाउट आपको वीज़ा मिलेगा। सबसे मज़े की बात स्वीडन की ये है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं अपने साथ। उनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी, जस्ट टिकट लेनी पड़ेगी। सिर्फ जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे आपने ऐड कर देने कि जी ये मेरी फैमिली है, ये भी मेरे साथ जाएंगे। उनके भी आपको पासपोर्ट वगैरह बनवाने पड़ेंगे और साथ वो अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करने पड़ेंगे। फैमिली में कौन लोग आते हैं वो सुन लें, आपके हस्बैंड या स्पाउस या आपके बच्चे। तो इनके लिए फिर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और FRC नादरा से जो बन जाएगी। तो आप अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकती हैं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि स्वीडन में स्टडी गैप का कोई इशू नहीं है। किसी का 5 साल का गैप है, किसी का 7 साल का गैप है, तो ये मैटर नहीं करता। आप इसको सिर्फ जस्टिफाई करना आपको आता हो, वो आप जस्टिफाई करेंगे। बाकी मैं आपको यही, अगर किसी का मज़ीद क्वेश्चन हुआ तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी अप्लाई कैसे करते हैं यूनिवर्सिटी में, मैं वो बाकायदा प्रैक्टिकल लैपटॉप पे वीडियो बनाकर वो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए कि साइन अप कैसे करना है, फ़ी कैसे पे करनी है एप्लीकेशन की, यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कैसे करना है, वो सारी डिटेल्स मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और वीज़ा अप्लाई कैसे करना है माइग्रेशन की वेबसाइट पे, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो लिंक मैं नीचे आपको लगा दूंगा वेबसाइट का। तो बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हुए मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं अपना बता देता हूँ, मैंने इसी साल अप्लाई किया था, 16 तकरीबन जनवरी में मैंने अप्लाई किया था, लास्ट 14 जनवरी को, और 9 अप्रैल को मेरा एडमिशन हो गया था। उसके बाद तकरीबन 20 अप्रैल को मैंने फ़ी पे की थी, मैंने बाहर से करवा दी थी। तो फ़ी पे करने के बाद मैंने वीज़ा फ़ाइल कर दिया था। वीज़ा फ़ाइल जब किया उसके बाद तकरीबन मैंने वीज़ा फ़ाइल किया था 26 अप्रैल को। 19 मई को उन्होंने मुझसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, पासपोर्ट वगैरह, तो वो मैंने उनको दिया और उन्होंने मुझे विदाउट इंटरव्यू वीज़ा ग्रांट कर दिया। इनकी वीज़ा रेशियो जो है वो तकरीबन 100% है। किसी बंदे का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप जेन्युइन हैं। तो आपको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए हो, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप अपना केस खुद अप्लाई करें ताकि आपको पता होगा आपने क्या किया। सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एजेंट ने भी यही करना है और आपने भी यही करना है। और जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे लोगों से शेयर कीजिएगा। बाकी मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा प्रैक्टिकली स्क्रीन कि कैसे आपने अप्लाई करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।